देखिए अंजना जी, हमारे लिए एक तरफ बीजेपी है, एनडीए, दूसरी तरफ कांग्रेस है, आरजेडी है और ये महागठबंधन है। मैं कहूंगा कि दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू। ऐसा मैं क्यों बोल रहा अभी आपको बताता हूं। बीजेपी से तो कभी हमको उम्मीद थी नहीं कि मुसलमानों को कभी टिकट देंगे, मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे, क्योंकि आजादी से लेकर अब तक पहली बार ये देखा गया है कि कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी के बाद। बात नंबर 2, अभी जेडीयू की बात करें, पिछली मर्तबा उन्होंने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, इस मर्तबा प्रमोशन कर दिया और 4 पे आ गए। कितनों को दे रहे हैं अंजना जी? हमने 26 लोगों को टिकट हमारी तरफ से दिया और हमारा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उसकी तरफ से, जिसमें एएसपी के चंद्रशेखर जी है, मौर्य जी है, सब टिकट दे रहे। अंजना जी, अब दूसरी तरफ अभी आई है इनकी तरफ, महागठबंधन की तरफ। इनसे भी क्या उम्मीद रखी जाए? 22, बाकी नॉन मुस्लिम को दिया है हमने। जरा बोलने दीजिए अंजना जी, सब 5 जन बोल रहे थे, अब आराम से सुन रहे थे। मुझे भी ऐसा उम्मीद और मेरे भी अरमान है, मेरा भी अरमान है कि अंजना जी मुझे भी आराम से सुनिए ना। अब इस तरफ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। इनका क्या स्लोगन था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, MY फैक्टर। अब संख्या के हिसाब से अगर देख लो, बिहार के अंदर तो 19% मुसलमान है। कितने को टिकट दिया उन्होंने? 30 को। अब सच्चाई ये दर्शा रहा है पूरे देश के सामने कि 2% वाला मल्ला सानी वो बन सकता है उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता है मुख्यमंत्री, मगर 19% वाला मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ऐसा क्यों भाई? क्या 19% में आपको कोई ऐसा मुसलमान चेहरा नहीं देखा जो उप मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं। तो फिर आपकी जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, MY फैक्टर, सब गलत हो गया। आप क्या करते हो? मुसलमानों को चुनाव के पहले आप सिर्फ बहलाते हो, फुसलाते हो। चुनाव के पहले आप रमजान के महीने में उनके यहाँ जाते हो, वो आपको खजूर खिलाता, आप उनको टोपी पिना के आ जाते हो। चुनाव के पहले दाढ़ी वाले टोपी वाले का अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा देते हो, चुनाव के बाद में उसी हेलीकॉप्टर से आप लात मार के उसको फेंक देते हो। आपको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी आपको नहीं देनी है। अगर हिस्सेदारी देनी होती तो हमारे साथ गठबंधन कर लिए होते। अब इन लोग को चुनाव के पहले वक्फ याद आ गया अंजना जी, वक्फ याद आ गया। सोचिए, जब वक्फ का इतना बड़ा मसला चला, हमने कहा काला कानून है। असद ओवैसी साहब पहले वो शख्स थे जिन्होंने पूरी पार्लियामेंट के अंदर वक्फ के काले कानून को फाड़ के फेंक दिया। तब ये कहते कहीं नहीं। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का टाइम आया, ओवैसी साहब ने, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने याचिका दायर की। इन्होंने कोई याचिका दायर की क्या? वहां पे नहीं की। तो आज इनको समझ में ये बात आ रही है कि मुसलमानों का वोट बहुत अहम फैक्टर कर रहा है। MIM वालों की तरफ सब जा रहे हैं, तीसरा विकल्प मुसलमानों को मिल चुका है। तो अब ये वफका लेकर आ गए, अब हेलीकॉप्टर के अंदर मुसलमानों के साथ घूम रहे। अरे मैं बताना चाहूंगा, बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग तो सीमांचल है। सीमांचल क्यों इतना पिछड़ गया? क्योंकि वहां 65% से ज्यादा मुसलमान लोग रहते हैं। क्या क्या आपने सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिखाया? आपने नहीं दिखाया। आज सीमांचल के अंदर अंजना जी आप जाइए, कोई भी आपको मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिखेगा। पूर्णिया के अंदर बोला था हाईकोर्ट का बेंच बनाएंगे, नहीं बनाया। आज भी लोगों को जाना पड़ता है वहां पे, पटना के अंदर। आज भी वहां पे मैं था अंजना जी, मैं वहां रह चुका हूं 15 दिन। मैंने देखा है किस तरह से आज भी लोगों के पास एक पढ़ने के लिए बराबर कॉलेज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बराबर वर्क नहीं। रोड की हालत आप देखिए, थोड़ा सा बारिश आता है पूरा के पूरा पानी बह जाता है। कितने मुसलमानों के लोगों के नाम चले गए SR की पत्रिका में, इन्होंने क्या क्या, कुछ नहीं। इसका मतलब साफ है कि आपको मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना है, आप सिर्फ उनको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हो। यही वजह है कि 70 साल से भारत का मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ वर्ग है। और ये मैं नहीं बोलता, कमेटी के रिपोर्ट भी दर्शाते हैं इस बात को। और अब चुनाव के वक्त आके मुसलमानों को बहलाएंगे, पुसलाएंगे तो नहीं मिलेगा इस बार वोट। हिस्सेदारी आलोक जी और उनके पास जाऊंगी जल्दी से।